दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया हैं और आज हम चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, यानी कि इसी साल में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। कौन सी पार्टियों की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, क्योंकि आपने एक तरफ कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार अलग अलग राज्यों में जा रही है। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में रोड शो था और कार्यकारिणी की एक बैठक जो कि होती है पार्टी की, इस बार भी हुई, लेकिन कार्यकारिणी में क्या हुआ, किस तरह की प्लानिंग बनी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को कोई ऐसा चेहरा है विपक्ष के पास, किसी पार्टी के पास, कि उनके सामने लाकर खड़ा किया जाए और ऐसी कोई स्थिति बन रही है 2024 में कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए कोई विपक्ष के पास चेहरा है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर आप चर्चा करेंगे और जो कार्यकारिणी में चर्चा हुई, 2024 की रणनीति बनी, क्या हो सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तैयारी 2024 की है। हेमंत से ही मैं सीधा पूछ लेता हूं कि क्या कुछ उनको समझ में आ रहा है 2024 में जो पार्टियों की रणनीति इस वक्त बनती नजर आ रही है। शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो आज हमने देखा कि कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हुई, कई सारी चीजों का जिक्र उसमें हुआ जिसमें जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। उन सब बातों पे आएंगे, लेकिन तैयारी 2023 में 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर और उसके बाद जो फाइनल 2024 का आ जाए जिस पर सभी पार्टियों की नजर है, आप इस पर क्या सोच रहे हैं और किस किस हद तक आपको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो गठबंधन की बात कर रही हो, वो टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रही हैं। बिल्कुल शंकर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 2024 को लेकर तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां जाहिर सी बात है कि अभी से कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही शुरुआत उसकी हुई और उसके बाद कई रिएक्शंस निकलकर सामने आने लगे, कई लोगों के उनके साथ जुड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से ही तमाम जो पार्टियां हैं वो एक्टिव हो गई। लेकिन अगर हम बात बीजेपी की करें शंकर, तो बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है और यही वजह है कि 2023 अभी शुरू हुआ ही है। खुद अमित शाह ने 2024 में 1 तारीख को राम मंदिर बनेगा ये जिक्र कर दिया था, तो चुनावी मोड हमेशा उनका जारी है। अभी आज ही का अगर जिक्र करें, बड़ी जानकारी जो आपने दी कि 1 साल का कार्यकाल जो है वो जेपी नड्डा का बढ़ा दिया गया, यानी कि जयप्रकाश नड्डा के ही नेतृत्व में बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी और 2024 फतेह करेगी, 23 फतेह करेगी, 2024 भी फतेह करेगी। ये एक प्लानिंग जो है 9 राज्यों और 1 लोकसभा चुनावों को लेकर बना ली गई है बीजेपी की ओर से और अभी से पूरी शिद्दत के साथ कैडर से लेकर अपर लेवल तक नेताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हो या फिर मंत्री हो या फिर अलग अलग संभागों में जुड़े हुए मंत्रियों का अगर जिक्र है, जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वहां पर ये तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का अगर हम जिक्र करें, ये तीनों ही प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी आती हैं। तो यहां अगर वो बल देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका लोकसभा में परिणाम उन्हीं के अनुरूप आना चाहिए। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि खुद कमलनाथ ने जिक्र कर दिया कि 2024 के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री की रेस में है तो राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट उन्होंने कर दिया है और मध्य प्रदेश में खुद भी वो अपने आप को आगे करेंगे। जाहिर सी बात है कि पहले तो लड़ाई थी कि उनके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया थे कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेकर एक रेस थी, जिसके बाद वो विवाद हुआ और विवाद के बाद बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा दिया, वो अलग बात है। लेकिन अब कमलनाथ सिंगल हैंडेड हैं और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में चुनावी मैदान में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर 2024 की तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं में अलग अलग तरीके, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसको ग्राउंड लेवल पर समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश के अंदर उठा रही है। ऐसी कई वीडियोस, ऐसी कई खबरें हम लगातार देख रहे हैं। एक चीज आम आदमी पार्टी का भी इसमें जिक्र करेंगे, जिस तरह से विस्तार हो रहा है आम आदमी पार्टी का। एक चीज इसमें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आपने शुरुआत की, आज मैंने देखा जब पंजाब में यात्रा पहुंची तो सीधे सीधे उन्होंने इस बार निशाने पर लिया पंजाब सरकार को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल, और ये कहा कि दिल्ली से सरकार चल रही है, जी पंजाब से सरकार नहीं चल रही है। तो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी अब। पहले मीडिया को लेकर जो बातें बीच में कहते थे कि आप लोग हमें कवर नहीं करते हैं, हालांकि कई बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करते थे, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा कि क्या जो चेहरा बार बार कमलनाथ की तरफ से कहा गया हो, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा गया हो कि राहुल गांधी ही 2024 में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होना चाहिए और वही होंगे, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, तो ये आपको कितना पॉसिबल लग रहा है? राहुल गांधी को अगर प्रोजेक्ट करती है कांग्रेस पार्टी, क्या ये संभव है कि वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? ऐसी स्थिति में है कांग्रेस अभी?
नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास हम देखें पिछले कई दिनों से रिवाइव जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि राहुल गांधी की वजह से और भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि कांग्रेस अलग-अलग प्रदेशों की इकाइयों का अगर ज़िक्र करें शंकर, तो न केवल सेंट्रल लेवल पर आला नेताओं की वजह से नहीं, बल्कि जो कैडर हैं या फिर जो अलग-अलग प्रदेशों के अंदर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो फूट है, जो मनमुटाव है, उसको पाटने को, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने की दिशा में ये भारत जोड़ो यात्रा है। यही वजह है कि हमने देखा कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कभी मंच पर नजर नहीं आया करते थे, लेकिन वो साथ बैठे हुए थे। हमने ये भी देखा, चाहे हम हालांकि चन्नी को भी हमने उस भारत जोड़ो यात्रा में देखा, और हमने प्रदेश अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं, वड़िंग साहब, राजा वड़िंग जी, उनको भी हमने देखा। तो ये एक कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश में यात्रा जाने वाली है, हालांकि वो चुनाव हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां से भी लोगों को कई ऐसे जानकारी थी कि मंत्री कई नहीं बन पाए, नाराजगी थी, हो सकता है कि विधायक छिटक वहां भी जाएंगे। 2 गुट हैं, एक विक्रमादित्य वाला गुट है, बिल्कुल, वहाँ वहाँ 2 गुट हैं, और वहाँ एक अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो वहाँ उस डैमेज को भी कंट्रोल करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से बुद्धिजीवियों की ओर से जिक्र किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में फतेह हासिल किया जा सकता है 2024 के लिए, एक बड़े चेहरे के तौर पर। आम आदमी पार्टी क्या का जिक्र क्या आपने क्या किया। आपको ये लगता है कि 2024 2023 कांग्रेस पार्टी के जहन में इस वक्त नहीं है? क्योंकि जब यात्रा शुरू हुई थी, उस वक्त जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही आपने हिमाचल में जीत दर्ज की, तो शायद कांग्रेस को भी नहीं अंदाजा होगा कि वो हिमाचल में जीत जाएगी। बिल्कुल। तो क्या ये जो जनाधार बढ़ रहा है, एक जो नहीं, आपने बीजेपी वो की जो बयान देखा स्ट्रेटेजी होगा। है, जी। जो बूथ लेवल पर मजबूत होना जी। बहुत जरूरी है, हाँ। क्या उसी नक्शे कदम पर कांग्रेस चल रही है? और ये सत्ता हासिल करना फिलहाल तो लक्ष्य नहीं है, फिलहाल ये लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का कि किसी तरह से ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो, सत्ता तो मिल ही जाएगी फिर। देखिए, आपने वो देखा स्लोगन बीजेपी पार्टी का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, बाद में जब 2019 में फतेह हासिल की, तो ये स्लोगन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो वही कुछ स्ट्रेटेजी जो आप भी कह रहे हैं, वही कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। उन्होंने कहा कि मैं हर किसी को अपने साथ लेकर चल रहा हूं, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की दुकान पैगाम लेकर आया हूं, माफी चाहेंगे। तो ये भी एक स्थिति है। तो मुझे लग रहा है सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डोरे डाले उन्होंने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आने के बाद। लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि झगड़े देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से देखें हम, एकजुटता होना बहुत मुश्किल है। कभी ये कहा गया कि राहुल, कांग्रेस पार्टी तो कई प्रयोग कर चुकी है। 2017 में आपने देखा कि यूपी के लड़के एक नारा दिया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसके पहले चंद्रबाबू नायडू ने गठबंधन बनाने की कोशिश की, महागठबंधन, उसमें भी सफलता नहीं मिली। महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की जो बात बार बार विपक्षी दल कहते हैं कि 24 में हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, बहुत महंगाई बढ़ी, मुद्दे अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब तक आप एकजुट नहीं हो पाएंगे, क्या बीजेपी को हरा पाना इतना मुश्किल आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल। और एकजुट होना इतना आसान है क्या? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी अब फिलहाल नहीं रही जो पार्टी पहले पिछले 10 सालों पहले का अगर हम जिक्र करें, 2014 से पहले की स्थितियों को अगर देखें, तो बड़ी मजबूत पार्टी उस वक्त हुआ करती थी, उसका कैडर बहुत मजबूत था। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर बीजेपी ने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये शुरुआत 2013 या 12 या 11 में नहीं हुई है, ये शुरुआत बरसों से चली आ रही थी, कई सालों से स्ट्रेटेजी चली आ रही थी, और फिर वो अचानक उसकी एक वेव और एक सुनामी आई नरेंद्र मोदी की, और वो वोट में तब्दील हो गई। और सोशल मीडिया का भी एक बड़ा उसमें रोल रहा। अब वही स्ट्रेटेजी जो आप भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए भी लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं। और उन्होंने ये भी बयान दिया, अभी आपने देखा होगा, हरियाणा के अंदर उन्होंने ये बयान दिया कि राहुल गांधी जो था वो नहीं है, अब कोई और मर गया, वो इस तरीके का जिक्र किया। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने आप को अब रिवाइव कर रहे हैं, पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर एक बड़ा एग्जांपल है। हमने देखा कि 17 से 18 कांग्रेस के जो नेता थे वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जो गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन फिर से थाम लिया है। तो ये संकेत है, पुराने नेता सारे एक साथ आ रहे हैं, आप ये कह पा रहे हैं। एक दो सवाल मैं और लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी को लेकर आपका क्या नजरिया 2024 को लेकर? दूसरा, जो जेपी नड्डा ने कहा कि हर हाल में चुनाव जीतना है जी, और प्रधानमंत्री ने भी आज भी जिक्र किया कि भाई 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, तो अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक सीधा संदेश दिया कि ग्राउंड पर जाइए, काम करिए,
यानी कि संदेश ये था कि मोदी के चेहरे पर आप चाहेंगे बार बार चुनाव जीत जाएंगे तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है, काम आपको भी करना होगा। बिल्कुल, ये दोनों बहुत चीजें। बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है हाँ। शंकर, और वाकई ये स्थिति इस वक्त नजर आती है। आप देखिए, चर्चा करिए, विपक्ष के नेता उन मुद्दों को उठाने की कोशिशें तो करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी कई ऐसे संकेत मिले कि उनकी यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। आम आदमी पार्टी की रैलियां आपने गुजरात में अंदर देखी होंगी, तो वहां पर भी बड़ा हुजूम था, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरुआत में लग रहा था कि माहौल बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रिवाज बदलने की बात रिवाज कही गई बदलने थी। की बात कही गई थी, लेकिन जी। कांग्रेस ने हालांकि उसको ग्रैब कर लिया, और आम आदमी पार्टी का ऐसा लग रहा था कि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो सवाल आपने पूछा कि 2024 में क्या स्थिति है, तो खुद मनीष सिसोदिया ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर हम केजरीवाल को देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं। महत्वाकांक्षाएं हैं, तो जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हाँ। अब वो तो क्या कहते हैं, सेंटर की पार्टी के तौर पर वो बन चुकी है, उसको मान्यता मिल चुकी है नेशनल पार्टी के तौर पर। तो मुझे लगता है कि उस प्लानिंग के साथ भी आम आदमी पार्टी काम करेगी, जाहिर सी बात है। आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, राजस्थान में तो कैडर उन्होंने शुरू कर ही दिया, तो ये प्लानिंग होगी आम आदमी पार्टी की, नो डाउट। लेकिन प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर या फिर सपना संजो के जो बैठे हुए हैं, टक्कर देना उतना। बीजेपी को टक्कर देना, कांग्रेस पार्टी के कैडर को से आगे निकल जाना आम आदमी पार्टी के कैडर का, थोड़ा मुश्किल है। हालांकि विकल्प के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर पहले कहा जा रहा था, लेकिन राहुल की यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का विकल्प अगर कुछ था तो वो आम आदमी पार्टी थे, और वहीं उसी प्रदेश के अंदर वो विकल्प था जहां पर कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी था। तो ये एक स्थिति अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी या नहीं, लेकिन प्रयास बहुत किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पाए। और उसके साथ साथ आपने जेपी नड्डा का जिक्र किया कि उन्होंने एक दिन पहले ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक चेतावनी और धमकी भरे लहजे में यह जिक्र किया कि जीतना है, 9 राज्यों को जीतना है, ये जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहे हैं, और वो एक मैसेज पहले ही दे दिया कि उनको कमान मिलेगी अगले दिन, लेकिन उन्होंने पहले ही ये सारी, हालांकि इंटरनल सारी चीजें हो जाती हैं पहले से ही, तो ये मैसेज चला गया है कार्यकर्ताओं को कि 2024 जीतना है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और जोड़ दूं कि हिमाचल प्रदेश उन्हीं का गृह प्रदेश रहा। वो बिलासपुर से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल को वो नहीं जीत पाए, और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पे हम लगातार कल से ही देख रहे हैं कि आप हिमाचल प्रदेश को बचा नहीं पाए, कैसे 2024 और 2023 के 9। क्या यही वजह आप मानते हैं कि दोबारा से 1 साल का उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया? क्योंकि कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि अगर जेपी नड्डा को फिलहाल हटाते तो जो हार का ठीकरा है जेपी नड्डा पर फूटता, और एक मैसेज जाता, विरोधियों को मौका मिल जाता कि जेपी नड्डा या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फेल हुए हैं, और एक मैसेज जो जाता वो गलत जाता। इसीलिए बीजेपी ने ये कहा कि भाई चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, लेकिन अध्यक्ष जेपी नड्डा ही रहेंगे, क्योंकि 2020 में वो अध्यक्ष बने। 2020 के बाद लगातार जो चुनाव हुए, 20 में हुए, आपने देखा होगा, 22 में हुए चुनाव, 7 राज्यों के थे, 5 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। उसके बाद भी जो छोटे मोटे चुनाव थे, बड़े चुनाव थे, उसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शन था वो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहा 2020 के बाद, 19 के बाद आप लगाइए लगातार। तो कहीं ना कहीं भरोसा जेपी नड्डा ने, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हो, कार्यकर्ताओं के बीच में हो, सीनियर नेताओं के बीच में हो, एक भरोसा उन्होंने बनाया है। हार जीत लगी रहती है। इसको बहुत बड़ा मतलब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कह सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये वजह, जो मैं आपसे पूछ रहा था, कि ये भी एक वजह हो सकती है कि इसीलिए 1 साल का जो कार्यकाल है बढ़ा, क्योंकि 3 ही साल का कार्यकाल अध्यक्ष का होता है, फिर दोबारा से, क्योंकि परंपरा पार्टी का लॉ है, उसके अनुसार 3 ही साल कोई भी अध्यक्ष रह सकता है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की। दूसरा, मुझे आपको क्या लगता है, कोई चेहरा नहीं था अध्यक्ष के तौर पर इतना मजबूत, क्योंकि अमित शाह के, हमने कई मर्तबा देखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि उस वक्त जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, तब ये कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को लाया जा सकता है। दिल्ली उनको लाने का प्रयास हुआ, लेकिन अचानक से वहां स्थितियां बदल गई, और फिर मुख्यमंत्री के, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की है कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर जाना नहीं चाहता हूं। तो ये एक इंटरनल मैटर हालांकि पार्टी का जरूर हो सकता है, लेकिन कोई चेहरा नहीं था, ये बात बिल्कुल ठीक है आपने कहा। और लेकिन ये भी सच है कि जहां हिमाचल में वो हारे हैं, मार्जिन बहुत कम रहा, वोट मार्जिन जो था बहुत कम था पार्टियों का, लेकिन गुजरात के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, एक इतिहास रच दिया है। तो ये कहना कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसको मान लें और एग्जामिन ना करे, पार्टी एग्जामिन ना करे, और आला नेता, शीर्ष नेता, नेतृत्व अगर ये एग्जामिन ना करे कि जेपी नड्डा की बदौलत गुजरात में बहुत बड़ी जीत मिली है, जाहिर है पार्टी के अध्यक्ष तो वही है, तो उन सारी चीजों को सोचा है, समझा है, और उसके बाद
उनको एक बार फिर से कमान दी गई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और देखना होगा कि 2023 और 2024, क्योंकि 23 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 24 जो है वो पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और उसी की तैयारियां अभी से की जा रही हैं। चाहे हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो लगातार पलटवार कर रहे हैं उसकी बात करें, चाहे जो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल का जिक्र करना हम भूल गए, ममता बनर्जी जो बार बार निशाना साधती रही, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं अपने आप में है। मायावती भी खुलकर सामने आ गई हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल कर रही हैं। परसों तो उन्होंने ये तक सवाल उठा दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम को लेकर सवाल उठाया। तो ये कुल मिलाकर जो रणनीति है 2023 और 2024 की है, राजनीति है। राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं होता है, लेकिन जेपी नड्डा का हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें यह फैसला लिया गया। अब यह देखना होगा जो अग्नि परीक्षा है जेपी नड्डा की 2023 और 2024 फतेह करवाना, उसमें वो कितना पास हो पाते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, और जाते जाते हमें यह भी जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2024 में क्या आपको वाकई में लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा विपक्ष का जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? फिलहाल हेमंत, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जेवीटी लाइव पर लगातार खबरें जारी रहेंगी और अलग अलग मुद्दों पर हम आपके बीच ऐसे आते रहेंगे। वीडियोस को लेकर आपकी कोई राय हो, कोई कमेंट आप करना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। नमस्कार।